वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट 31। ट्रैप्ड विद द बीस्ट। उसके बाल गीले होकर उसके चेहरे पर चिपक गए थे, उसकी पलकें बार बार झपक रही थी और उसके होंठ ठंड की वजह से कांप रहे थे। वो नीति के मासूम चेहरे में खो गया था और उसके ऊपर झुकने लगा था। यह देखकर नीति उससे बोली, हाँ मैं ठंड लग रही है। सुनते ही अभ्रम ने खुद को रोक लिया। उसे भी डॉक्टर की कही बातें याद आ गई थी। उसने अपना एक कदम पीछे लिया और नीति को नीचे से ऊपर तक देखकर कहा, चेंज करके जल्दी बाहर आओ। ये कहकर वो जाने लगा तो नीति ने उसे रोकते हुए कहा, और आप कहाँ चेंज करेंगे? अभ्रम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं दूसरे रूम में चेंज कर लूंगा। ये कहकर वह चला गया। नीति उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके जाने के बाद वे खुद से बोली, क्या हमने सही किया उन्हें रोककर? कहीं उन्हें हमारी इस बात का बुरा तो नहीं लगा, पर हम करते भी क्या? हमारे शरीर में इतना दर्द हो रहा है और आज से वो दिन भी तो शुरू हो गए। ऐसे में हम उनके करीब कैसे जा सकते हैं? खुद से बात करते हुए नीति अपनी सोच में ही डूब गई। वहीं अभ्रम अपने रूम से निकलकर दूसरे रूम में चेंज करने चला गया। उधर सिला प्लेट में खाना सर्व कर जैसे ही प्लेट उठाकर किचन से निकलने को हुई तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कमर में खुद से अपने फोन को निकाला और वो सुंदरा की कॉल देखकर बोली, जिंदगी में इतनी सारी टेंशन, ऊपर ये मेरी मैम साहब, इनको भी चैन नहीं है और उन्हीं का काम तो कर रही हूँ, फिर क्यों इन्हें अपनी इतनी खुजली हो रही है? क्यों वो मुझे बार बार कॉल कर रही है? अब क्या बोलूँ मैं मैम साहब से? ये बोल उसने सोचते हुए खुद से कहा, शीला जल्दी कुछ सोच, पढ़ ना ये तुझे, वरना ये तुझे बहुत सुनाएगी। और फिर कुछ सोचकर उसने कॉल रिसीव करते हुए कॉल पर कहा, हेलो मैम साहब, आप ठीक है? शीला की ये बात सुनते ही दूसरी तरफ से वो सुंदरा उसके ऊपर भुनकते हुए बोली, मैंने हाल चाल पूछने के लिए फोन नहीं किया शीला, ये बता काम हुआ या नहीं? शीला ने गुस्से में मुंह बनाया और फेक स्माइल अपने होठों पर लिए बोले, मैम साहब मैं तो आपके काम में ही लगी हूँ, बस एक मौके की तलाश है। जैसे ही मौका मिलेगा मैं अपना काम कर दूंगी। 2 दिन से महारानी कहीं गई हुई थी तो साहब ने खाना भी नहीं खाया, आज ही उसे लेकर वापस आए हैं साहब। ये सुनकर सुंदरा उसे बीच में रोकते हुए बोली, मुझे उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे अब्रम के बारे में बताओ। शीला बोली, मैम साहब मैं साहब के बारे में ही तो बता रही हूँ, आजकल साहब कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगे हैं। 2 दिन से ही मैं बस एक मौके की तलाश में हूँ, पर वो मौका मुझे मिल ही नहीं रहा। शीला की बातें वो सुंदरा के सिर में दर्द कर रही थी। उसने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और शीला से बोली, शीला मुझे तुम्हारी बकवास बातें नहीं सुननी, मौका नहीं मिल रहा है तो ढूंढो, पर जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे पास वापस आने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। उसे खुद पर गुस्सा करते देखकर शीला का मुंह बन गया और वो बेमन से होकर बोली कुछ और। बात करने के बाद वो सुंदरा ने कॉल कट कर दिया। शीला खाने की प्लेट ले जाते हुए खुद से बोली, ये वो सुंदरा मैम साहब बिना मुझे तबला समझती है, बार बार बजाती रहती है। अरे मैं इंसान हूँ, उनके बेटे की तरह, कोई जानवर नहीं। फिर सोचते उसने आगे कहा, जानवर तो मुझे मैम साहब लगती है, पता नहीं कैसी माँ है, अपने बेटे के साथ कोई ऐसा करता है भला? पर तुझे इससे क्या सिला? तू बस अपना काम कर, तुझे इसी काम के लिए ही तो हरे हरे नोटों की गड्डी मिलती है। ये कहते हुए उसकी आंखों के सामने ढेर सारे नोट आ गए और वो तो खुद को इमेजिन करने लगी। उसके ऊपर नोटों की बरसात हो रही थी और वो दोनों हाथ अपने गालों पर रखे नोटों की बारिश होते हुए देख रही थी। ये सब देखकर शीला का मन लालच से भर गया। वे अपनी ही धुन में चले जा रही थी कि तभी नीति के अचानक सामने आ जाने से उससे टकरा गई। नीति ने उसके हाथ से उछलती खाने की प्लेट को जल्दी से पकड़ लिया और वहीं शीला वो फ्लोर पर धड़ाम से गिर पड़ी। गिरते ही उसके मुंह से तेज सिसकी निकली और उसके एक हाथ अपनी कमर पर रख लिया और दर्द से कराहते हुए बोली, ओए माँ, आज मेरी कमर टूट ही गई। पहले तो उसे देखकर नीति को हंसी आ गई, फिर वो बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी शीला आंटी, हमने देखा नहीं था आपको। शीला उसे देख मुंह बनाते हुए बोले, तूने मुझे नहीं देखा, पर ये छोटी सी प्लेट तुझे दे गई, तूने प्लेट तो संभाल लिया पर मुझे गिरने दिया। नीति की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए नीति को मन में ही कोसने लगी। नीति ने उसे देख अपना सहारा देकर खड़े होने में हेल्प की और फिर खाने की प्लेट देकर उससे बोली, ये खाना किसके लिए ले जा रही थी आप? शीला जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मैम साहब ये खाना आपके लिए है। सुनीति ने कहा, ठीक है तो इसे मैं ले जाती हूँ, आप जाकर आराम करिए। ये कहकर वो खाने की प्लेट लेकर अपने रूम में आ गई और आराम से सोफे पर बैठकर वो खाना खाने लगी। उसने अभी 2-4 निवाले ही खाए थे कि तभी वहाँ अभ्रम आ गया और नीति को अकेले खाते देखकर उसकी आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। कितनी मतलबी हो तुम टर्टल, मैंने तुम्हारे लिए खाना नहीं खाया और तुम हो कि अकेले अकेले खा रही हो? एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। वो नीति को घूरते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी नीति ने अपने झुके हुए सर को ऊपर उठाया और अभ्रम को खुद को घूरते देखकर उसके गले में खाना टक गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। ये देखकर अभ्रम ने पानी का गिलास उठाकर उसे दिया। नीति ने जल्दी से पानी पीकर उससे कहा, हमें लगा आपने खाना खा लिया है और हमें बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए हम खाने लगे। बोलकर उसने मन ही मन खुद से कहा, नीति ये तुमने क्या किया? एक बार बागड़ बिल्ली से पूछा तो होता, कहीं ये गुस्से में खाने की जगह तुम्हें ही ना खा जाए। ये सोचते उसने छोटा सा मुंह बना लिया। वो बिल्कुल एक पप्पी जैसी लग रही थी। उसके मासूम चेहरे को देखकर किसी को भी इस पर तरस आ जाता और हुआ भी यही। अब्रम को उस पर तरस आ गया। उसने नीति से कुछ नहीं कहा और प्लेट लेकर उसके साथ ही बैठ गया और खाना खाते हुए उसने बिना नीति की तरफ देखा, जल्दी से खाना खाओ। नीति ने उसे मुंह बनाकर देखा और धीरे से सिर हिलाकर मन में बोली, हर बात में जल्दी, पता नहीं और ये किस बात की जल्दी रहती है इन्हें? बुलेट ट्रेन भी कुछ स्टेशन पर रुक जाती है, पर ये तो सारे सिग्नल तोड़कर भागने की फिराक में रहते हैं, पर इन्हें जल्दी है किस बात की? अब्रम ने बिना उसकी तरफ देखा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नीति ने हैरानी से आंखें बड़ी कर उसकी तरफ देखा और खुद से बोली, क्या हैरानी?
क्या इन्होंने फिर से हमारी बात सुन ली? हम बिना कितने बुद्धू हैं, ये बागड़ बिल्ला तो हमारे मन की बातें भी सुन लेता है। ये बात हम क्यों बार-बार भूल जाते हैं? लगता है हमें बादाम खाने की ज़रूरत है। इस बात पर एक बार फिर अपने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मेरे घर में बादाम खत्म है, तुम्हें खाना है तो अपने पैसों से खाओ। नीति फिर से उसकी बात सुनकर हैरान रह गई, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था वो कुछ भी कहेगी अब्राहम उसकी बात सुन ही लेगा और उसे कोई ऐसा जवाब देगा कि इसके होंठ खुद ब खुद ही आपस में चिपक जाएंगे। खाने के बाद अब्राहम ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अभी कोई काम करना है? नीति ने नाम में सिर हिला दिया। ये देखकर अब्राहम के चेहरे पर सुकून आ गया और वो नीति को देखते हुए उसके पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया। नीति एक सेकंड के लिए ये देखकर हैरान है गई, जाने कि उस अब्राहम के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो उसे लेकर बेड पर आया और खुद उसके ऊपर आ गया। ये देखकर नीति की आंखें डर से बड़ी हो गई और वो मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, प्लीज जैसा हम सोच रहे हैं वो ना हो। प्लीज भगवान जी हमारी मदद करिए, बागड़ बिल्ले से हमें बचाइए। जहाँ नीति ये सब सोच रही थी तो वहीं अभ्रम उसकी आंखों में डूबा हुआ था। उसने नीति के चेहरे पर आ रहे बालों को साइड किया और अपनी गोलियों को उसके गाल पर घुमाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, टर्टल, मैंने इन 2 दिनों में तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनते ही नीति की आंखें बड़ी हो गई और वह मन में बोली, क्या सच में बागड़ बिल्ले को हमारी याद भी आती थी? वहीं अब्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, टर्टल, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। अब्रम की बातें उसे अच्छी लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देख रही थी, पर अंधेरे अंदर उसे डर भी लग रहा था। अब्रम उससे बात करते हुए उसके चेहरे पर झुक गया और अपने होंठ उसके कान के पास ले गया। उसकी गर्म सांसों को अपने कान और गाल पर महसूस कर नीति का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और आगे क्या होने वाला है ये सोचकर उसने जल्दी से अपनी आंखें भींच ली। तभी अब्राहम ने उससे कहा, मुझे सोना है टर्टल, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। टर्टल, ये सुनकर नीति हैरान रह गई। वो हैरानी से आंखें बढ़ेगी उसे देखने लगी, पर अब्राहम ने उसके रिएक्शन पर कोई रिएक्शन नहीं किया और उसके माथे को चूम कर सो गया। नीति के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो अब्राहम के बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगी। उसे अब्राहम की अदा बहुत पसंद आई थी। आज नीति के घर में रहते हुए 3 दिन हो गए थे। वो 3 दिनों से कॉलेज में नहीं गई थी और अपने रूम में ही रहती थी। अब्राहम को वार्निंग देने पर वो अपने रूम से भी नहीं निकलती थी। उसका खाना, उसका ब्रेकफास्ट, उसका लंच सब रूम में ही होता था। निधि बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। वो बेड पर बैठी बुक पढ़ रही थी कि तभी उसने बुक को बंद करते हुए, क्या क्या करें हम? 3 दिन से कमरे में बंद, बागड़ मिल्ला हमें कॉलेज नहीं जाने दे रहा। कम से कम हमें गार्डन में घूमने की परमिशन तो दे दे, पर नहीं, उन्हें तो हमारी 4 दीवारी में कैद करके रखना है। बोलते हुए नीति ने अपने रूम को देखा और मुंह बना लिया। तभी उसे एक आइडिया आया और वे खुद से बोली, अभी तो ये ऑफिस में होंगे, फिर हम पर नजर कौन रखेगा? क्यों ना उनके आने से पहले हम विला का एक गोल चक्कर काट ले। ये कहते हुए बहुत एक्साइटेड हो गई थी। वो अपनी बुक्स को समेटकर मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने बाल और दुपट्टे को ठीक करते हुए खुद को एक स्माइल दी और अपने रूम से निकल गई। नीति टहलते हुए विला के बैक साइड हिस्से में आ गई। वो कॉरिडोर से मुस्कुराते हुए जा रही थी कि तभी वो कुछ आवाज सुनकर रुक गई। उसने एक कदम पीछे लिया और जिस रूम से आवाज आ रही थी उस रूम में झांकने लगी। दरवाजा हल्का खुला था, इससे अंदर का नजारा थोड़ा बहुत दिख रहा था। नीति ने अपना सर थोड़ा अंदर घुसाया और अपनी काली आंखों को रूम में घुमाने लगी। तभी उसकी नजर सोफे पर बैठे टाइगर पर गई। टाइगर अपने जख्मों पर ऑइंटमेंट लगा रहा था और जलन होने की वजह से उसके मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी। ये देखकर नीति खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाई और वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। किसी के आने की हाट ने टाइगर का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। उसने जैसे ही नीति को अपने रूम में देखा वो घबरा गया और सोफे से उठते हुए वहीं पड़ी अपनी शर्ट को उठाकर जल्दी जल्दी पहनने लगा। अब तक नीति उसके पास आ गई थी। उसे देखकर टाइगर ने घबराते हुए कहा, क्वीन, आप यहाँ क्या कर रही है? आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। आप प्लीज यहाँ से जाइए, अपने रूम में जाइए। क्वीन, नीति उसे देखते हुए बोले, नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें आपसे कुछ बात करनी है। उसकी बात को इग्नोर टाइगर ने उसे समझाते हुए कहा, क्वीन, अगर बीस्ट ने आपको यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज आप जाइए यहाँ से, वरना इस बार हम दोनों को सजा मिलेगी। नीति बोली, सजा सजा सजा? अब हम नहीं डरते सजा से। उनकी सजा की तो अब हमें आदत हो गई। आप हमारी चिंता मत करिए और जो हम जानना चाहते हो वो हमें बताइए। उसकी जीत देखकर टाइगर ने एक आखिरी कोशिश करते हुए उससे कहा, क्वीन, आप समझ क्यों नहीं रही है? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जगह भी लगा, ये हिस्सा आपके लिए नहीं है। प्लीज क्वीन, यहाँ से चली जाइए। आप नीति उसे अपनी काली आंखों से घूरते हुए बोले, टाइगर भैया, आप हमें क्वीन कहते हैं, हमारा सम्मान मैं उनके जितना करते हैं। आप हमारी सारी बातें मानते हैं, तो फिर आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? आप कितना भी हमें जाने के लिए कहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं देते। टाइगर उसकी जिद देखकर डर गया था। उसने बेचारगी से कहा, बताइए क्या जानना चाहती है आप? ये सुननी थी कि होठों पर स्माइल आ गई और आगे बढ़कर उसने टाइगर का हाथ पकड़ लिया। टाइगर उसे सवाल नजरों से देखने लगा तो वहीं नीति ने उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, बताएंगे बताएंगे, पहले आप अपने जख्मों पर मरहम लगाइए। टाइगर ने कहा, नहीं, मैं बाद में लगा लूंगा, पहले आप बताइए आपको क्या जानना है? नीति ने ऑइंटमेंट लेकर उसे देखते हुए कहा, वो सब जो हमसे छुपा है। आप भी ऐसे क्यों हैं? न क्यों आप सभी खुद को टॉर्चर करते हैं? आपसे पहले हमने ऐसे इंसानों को कभी नहीं देखा जो खुद को ही तकलीफ देते हो। हाँ, पर ऐसे इंसानों से हमारा पाला जरूर पड़ा है जो दूसरों को तकलीफ देते हैं, और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है ठाकुर। ये कहते हुए उसने गुस्से में मुंह बना लिया। वहीं टाइगर धीरे से मुस्कुरा दिया। नीति उसके जख्मों पर ऑइंटमेंट लगाते हुए बोली, भैया हमें बताइए वो ऐसे क्यों है? ऐसी क्या वजह है जो वो खुद को इतनी तकलीफ देते हैं? और आपने भी तो उस दिन खुद को कितनी चोट पहुंचाई, क्योंकि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? टाइगर ने उसे देखते हुए कहा, वैसे तो मुझे बताने की परमिशन नहीं है, पर आपने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। बोलते उसने गहरी सांस ली और अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, यह बीस्ट का बनाया हुआ रूल है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। बीस्ट के बनाए हुए रूल
इससे खुद बीस्ट भी नहीं बच सकते। जो गलती करता है उसे सजा मिलती है, फिर चाहे वे बीस्ट हो, जैगुआर हो, पाइथन हो, मैं रहूं या कोई और। अगर हमसे गलती होती है तो हमें सजा मिलती है। नीति जो उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, उसने टाइगर के चुप होते ही कहा, आपके कहे अनुसार गलती करने वालों को सजा मिलती है, पर हमने तो उन्हें बिना गलती के खुद को सजा देते हुए देखा है। जब हम पहली बार घर में आए तो उस रात वो बहुत दर्द में थे। उनका शरीर खून से लथपथ था। दर्द और बेचैनी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। वे दर्द में अकेले ही तड़प रहे थे और उनकी मदद करने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने उनके जख्मों पर मरहम लगाया तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला और वो गहरी नींद में सो गए। उसके बाद भी हमने उन्हें खुद से कई बार पनिश करते हुए देखा है। वो ऐसा क्यों करते हैं? उसकी पूरी बात सुनकर टाइगर सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ब्रह्म के अतीत के बारे में नीति को बताए या नहीं, क्योंकि उसे ब्रह्म के अतीत के बारे में बात करने की परमिशन नहीं थी। वो बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा रहा। नीति ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा, प्लीज भैया चुप मत रहिए, हमें बताइए। हम जानना चाहते हैं कि आखिर वे खुद के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। हम उनकी पत्नी हैं, उनके सुख दुख में हम उनके सहभागी हैं क्या? इसके बाद भी हमें उनके बारे में जानने का हक नहीं। इस बात पर टाइगर ने उसे देखते हुए कहा, कि आपको हक है, अगर बीस्ट पर किसी का हक है तो वो सिर्फ आपका है। आप उनके बारे में सब जान सकती है, पर मुझसे नहीं। आप उनके बारे में उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। सुनीति धीरे से हंसी और फिर टाइगर की तरफ देख बोली, आपको क्या लगता है भैया, हमारे पूछने पर हमें बता देंगे? जब जब हमें लगता है हम उन्हें समझने लगे हैं, उन्हें जानने लगे हैं और कहीं न कहीं उनके दिल में हम अपनी जगह बना रहे हैं, तभी वे कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारी सोच पर झाड़ू फिर जाता है। नीति की बात पर टाइगर को हँसी आ रही थी, पर वो उसके दर्द को भी समझ रहा था। तभी उसने एकटक सुनने में देखते हुए कहा, क्वीन, बीस्ट हमेशा से ऐसा ही है। वो किसी को अपना हमदर्द नहीं बनाते, ना किसी को अपने मन की बात शेयर करते हैं। बीस्ट क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सब सिर्फ उन तक ही रहता है। जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलते, तब तक हमें भी नहीं पता चलता कि हमें क्या करना है। टाइगर अभी बोल ही रहा था कि नीति ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, इसलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप शायद उनके बारे में सब जानते हैं। प्लीज भैया बताइए कि हमें वो ऐसे क्यों है? टाइगर ने गहरी सांस लेकर कहा, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, खुश रहते हैं, अपने माता पिता के प्यार के फसाए में पलते हैं, उस उम्र में बीस्ट के हाथ खून से रंग गए थे। माता पिता के साए में रहने की जगह उन्होंने जेवलिन सेंटर में अपना बचपन बिताया। ये सुनते ही नीति हैरान रह गई। वहीं टाइगर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, वो जब 5 साल के थे तब उन्हें जेवलिन सेंटर भेज दिया गया था। बड़े साहब भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनके हाथों से जो खून हुआ था वे पार्टी में हुआ था और वहां मौजूद सभी लोगों ने बीस्ट के अगेंस्ट कोर्ट में गवाही दी और बीस्ट को कुछ सालों के लिए जेवलिन सेंटर में रहना पड़ा। बड़े साहब ने अपने पावर का इस्तेमाल कर बीस्ट को बचाने की कोशिश में लगे, पर तभी बड़े साहब का एक्सीडेंट हो गया और बीस्ट को बचाने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बीस्ट के ट्रीट में बहुत कुछ हुआ था, क्योंकि अब जितना उनके तीत के में झांकेगी आपको उतनी ही तकलीफ होगी। उसकी बात सुनकर नीति के चेहरे का रंग उड़ गया। तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक 5 साल का बच्चा जो खिलौनों से खेलता है वो खून कैसे कर सकता है। आखिर क्यों अब्रम ने खून किया होगा? यही सब सोचते हुए उसने टाइगर से पूछा, भैया हमें बताइए, आखिर उन्होंने खून क्यों किया और किसका खून किया? आखिर उस रात पार्टी में ये सब हुआ है क्यों? टाइगर ने कहा, उस रात पार्टी में बहुत कुछ हुआ था क्वीन। सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि 2 इंसानों का हुआ था। बड़े साहब के सबसे अच्छे दोस्त को भी उसी रात पार्टी में किसी ने धोखे से मार डाला था। ये तो आज तक पता नहीं चला कि बीस्ट ने खून क्यों किया था। उनसे बार-बार पूछने पर भी वे चुप ही रहे और उनके चुप रहने की वजह से ही उन्हें सजा हुई। टाइगर ने बात को घुमा दिया था, पर नीति उसकी चालाकी को समझ गई थी, इसलिए उसने टाइगर को बीच में रोकते हुए पूछा, बागड़ बिल्ले ने किसका खून किया था भैया? ये सुन टाइगर ने उसे हैरानी से देखा और उससे नजर फेरते हुए कहा, सॉरी कि मैं आपको नहीं बता सकता। ये बोल उठकर जाने लगा तो नीति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उठते हुए बोले, आप हमारे सवालों का जवाब दिए बिना नहीं जा सकते भैया, हमें बताइए उन्होंने किसका खून किया था? नीति के इंसिस्ट करने पर भी टाइगर खामोश रहा और बिना उसकी तरफ देखे कहा, प्लीज क्वीन जाइए यहाँ से, मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, पर इसके आगे अब मैं और कुछ नहीं बता सकता। अब आपको जो भी जानना है आप खुद बीस्ट से पूछिए। नीति जिद करते हुए बोले, नहीं आप बताइए उन्होंने किसका खून किया था? टाइगर ने नीति से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी तरफ देखकर कहा, सॉरी क्वीन, ये मैं आपको नहीं बता सकता। आई एम सॉरी क्वीन, आई एम सॉरी। ये कहते हुए नीति को वहीं छोड़कर रूम से चला गया। नीति उसे जाते हुए देखकर खुद से बोली, कौन था वो आदमी जिसका खून बागड़ बिल्ले ने किया? कैसे पता चलेगा हमें? और क्या क्या छुपा है उनके अतीत में? हम कैसे पता करें? ये सब कौन बताएगा हमें? उनकी कहानी के का क्या करें? अब हमने बोलते हुए सोचने लगी, तभी उसे एक नाम याद आया और वो हैरानी के साथ बोली, आस्था माँ। वो उन्हें बचपन से जानती, हमने सुना था बागड़ बिल्ले बचपन से उनके हाथ का खाना खाते आए हैं, तो जरूर उनके बारे में आस्था माँ को सब पता होगा। हम उनके बारे में आस्था माँ से ही पूछेंगे, वे हमें जरूर उनके बारे में कुछ बताएगी। कहते हुए नीति ने अपना इरादा पक्का किया और तेज कदमों से रूम से निकलकर चली गई। वो आस्था को सब जगह ढूंढते हुए जा रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपना फोन देखा तो डिस्प्ले पर बागड़ बिल्ला नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखकर नीति खुद से बोली, क्यों यहाँ पिन्ने को, क्यों, कैसे आप किसी का खून कर सकते हैं, वो भी इस उम्र में, जिस उम्र में बच्चे खुद का नाम तक सही से नहीं ले पाते? क्यों यहाँ आप ऐसे बागड़ बिल्ले क्यों? ये कहकर उसने गहरी सांस ली और क्लियर कॉल फिर से होकर अपने से बात करने लगी। कॉल की दूसरी तरफ से ब्रह्म ने कहा, टटर तुम अभी कहाँ हो? ये सुनते ही नीति सक पका गई और अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए बोले, अभी हम और कहाँ होंगे, हम अपने रूम में हैं। आपने हमें आराम करने के लिए कहा है, इसलिए हम आराम कर रहे हैं। ये सुन अब्रम ने कहा, अच्छा क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली? इस पर नीति ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ले ली, पर अब हम आगे से वो मेडिसिन नहीं लेंगे, वो बहुत कड़वी है, हमारे मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, उसे लेने के बाद हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब हम आगे से वो मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेंगे। अब्रम ने उसे समझाते हुए कहा, टर्टल वो मेडिसिन लेकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, अगर तुम मेडिसिन नहीं लोगी तो तुम्हें
ऐसे ही रूम में बंद रहना पड़ेगा। ये सुनते ही नितिन के आगे बढ़ते कदम रुक गए और वो चौंक कर बोले, क्या हमें रूम में बंद रहना होगा? नहीं नहीं, अब हम और इस चार दीवारी में कैद होकर नहीं रहना चाहते। हमें कॉलेज जाना है। आप जानते भी हैं हमारी पढ़ाई का कितना लॉस हो रहा है। हम मेडिसिन टाइम पर लेंगे, बस आप हमें इस कमरे से आज़ादी दे दें। मिल जाएगी तुम्हें कमरे से आज़ादी, मिल जाएगी जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। प्रेम की इस बात पर नीति अपनी जगह पर खड़ी पैर पटक कर बोली, पागल बिल्ले, हम ठीक है, जरा देखो हमें, हम बिल्कुल ठीक है। इस पर अब हमने स्माइल करते हुए कहा, वो तो मैं तुम्हें आकर देखूंगा, अब तुम रेस्ट करो, मुझे भी बहुत काम करना है। ये ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसकी कॉल कट करते ही नीति अपने हाथ में पकड़े फोन को घूरते हुए अबरम की नकल करते हुए बोली, अभी बहुत काम करना है। क्या हमने इन्हें कहा था हमें कॉल करके अपना समय बर्बाद करे? खुद ही हमें कॉल करके परेशान करते और फिर खुद ही हमें सुनाते भी हैं। अभी मुझे बहुत काम करना है। समझ नहीं आता कि ये पागल बिल्ले चाहते क्या है। नीति झुंझुना गई थी, उसे चिढ़ हो रही थी। वो पैर पटकते हुए अपने रूम में गई, डोर बंद करके वो सो गई। वहीं टाइगर अबरम के तीत का नीति को आधा अधूरा सच बताकर बहुत परेशान हो गया था। वो गुस्से में पंचिंग बैग पर जोर जोर से पंच किए जा रहा था। उसका शरीर अभी पूरी तरह तक ठीक भी नहीं हुआ था और ऐसे में उसका इतना अग्रेसिव होना उसको हर्ट कर रहा था। वो गुस्से में उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके हाथ से पंचिंग बैग को पच करते हुए खून बहने लगा था। उसके दिमाग में बार बार नीति और उनके बीच हुई बातें चल रही थी। वो अभी भी यही सोच रहा था कि अगर बीस्ट को पता चला तो वो उस पर कितना गुस्सा करेगा। तभी अचानक से इसका फोन रिंग हुआ। टाइगर रुक गया और पंचिंग बैग को पकड़कर जोर जोर से सांस लेने लगा। उसने तिरछी नजर से वहीं काउच पर पड़े अपने फोन को देखा। स्क्रीन पर जंगली बंदरिया नाम फ्लैश हो रहा था। सोना का नाम देकर अकाक ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो अपने हाथ से गबल्स को निकालते हुए काउच के पास गया और कॉल रिसीव करके सोना की बात सुनने लगा। सोना ने कॉल पर कहा, हेलो, मैं बोल रही हूँ। ये सुनकर टाइगर की मुस्कान और गहरी हो गई और फिर उसने सोना को छेड़ते हुए कहा, हूँ जंगली बंदरिया, ये तुम बोल रही हो, बताओ क्यों फोन किया? टाइगर के मुंह से खुद के लिए जंगली बंदरिया सुनकर सोना चिढ़ गई। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और गुस्से में बोली, आप मुझे इस नाम से बुलाना बंद करेंगे? मुझे इरिटेटिंग लगता है ये नाम। इस पर टाइगर ने कहा, और तुम मुझे जंगली बंदर कहना छोड़ दो, क्योंकि मुझे भी बहुत इरिटेटिंग लगता है ये नाम। यह सुन सोना बोली, पर यह नाम तो आप पर बिल्कुल सूट करता है। तो टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम पर भी जंगली बंदरिया एकदम सूट करता है, तुम हो भी बिल्कुल उसके जैसी ही। उसकी बात सुनकर सोना का मुंह बन गया। वो उसे खोल पर आर्गुमेंट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने पॉइंट पर आते हुए कहा, मुझे आपसे बहस नहीं करनी, मैंने बस इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि मुझे नीति के बारे में जानना है। क्या अब वो ठीक है? वो कॉलेज कब से आ रही है? टाइगर ने कहा, क्वीन की हेल्थ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, जैसे ही वो ठीक होगी वो वापस कॉलेज जाना शुरू कर देगी। ये सुन सोना बोली, पर कुछ दिनों से हमारे सेमेस्टर एग्जाम है, अगर वो क्लासेस नहीं लेगी तो एग्जाम में क्या लिखेगी? सोना की इस बात पर टाइगर ने मन ही मन खुद से कहा, अब मैं इस जंगली बंदरिया को कैसे समझाऊं कि वे कौन है और उनकी असली पहचान क्या है? बीस्ट चाहे तो एक दिन में सब इधर उधर कर सकते हैं, फिर ये तो उनके सेमेस्टर एग्जाम है, इसकी डेट तो वे पलक झपकते ही आगे बढ़ा सकते हैं। खुद से बात कर टाइगर ने सोना से कहा, जंगली बंदरिया ज्यादा परेशान मत हो, क्वीन बहुत स्मार्ट है, वो मैनेज कर लेगी, उनके बारे में सोचना छोड़ो और अपने बारे में सोचो। क्या तुम पास हो जाओगी? टाइगर की ये बात सुनकर सोना को लगा कि वो इंटेलिजेंट पर शक कर रहा है, इसलिए वे अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए बोली, हेलो वो जंगली बंदर, तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट और हर साल स्कॉलरशिप में जीती हूँ। स्कॉलरशिप की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर मेरा ही नाम होता है और तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मेरा जितना स्मार्ट तुम है दूसरा कोई नहीं मिलेगा। टाइगर ने उसकी बातों के बीच में ही कहा, चाहिए भी नहीं। ये सुन सोना बीच में बोली, कुछ कहा आपने? टाइगर ने कहा, नहीं, तुमने कुछ सुना? सोना ने अपनी टोन चेंज करते हुए कहा, नहीं। उसने टाइगर से बात कर कॉल कट कर दिया। वहीं टाइगर अपने फोन को देखकर मुस्कुराने लगा। इधर जगवार अबरम के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सबूत ढूंढने में लगा था। वो कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढना चाहता था जो लोग छुप कर और अपनी पहचान छुपाकर अबरम पर पीछे से वार कर रहे थे। वो एक शॉप के सामने खड़ा था। वो शॉप ज्वेलरी शॉप थी और शहर की सबसे बड़ी शॉप में से एक थी। जगवार शॉप का नाम देकर गहरी सांस लेते हुए शॉप के अंदर दाखिल हुआ और शॉप के मैनेजर के पास आकर उसके सामने बैठ गया। शॉप के मैनेजर ने उसे पहचाना नहीं, इसलिए वो अचानक अपने केबिन में किसी अननोन पर्सन के आ जाने से घबरा गया और अपनी जगह पर उठते हुए कहा, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? जगवार ने कुछ नहीं कहा और अपनी कमर में टंगी गन को निकालकर टेबल पर रख दिया। गन को देखकर मैनेजर के गले में उसकी सांस अटक गई। उसकी आंखें हैरानी से फटी हुई थी और तभी उसने डरते हुए कहा, देखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, उसकी आवाज देने पर भी कोई उसके केबिन में नहीं आया। जगवार के आदमियों ने सिक्योरिटी को अपने गन पॉइंट पर रखा हुआ था। वहीं किसी को अपने केबिन में न आने देकर मैनेजर ऑर्डर गया। जगवार ने उसे डरते देखकर सरकास्टली स्माइल करते हुए कहा, अगर तेरा ड्रामा पूरा हो गया तो अब चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैनेजर के डर से पसीने छूट गए थे। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जगवार की बात मानकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके बैठते ही जगवार ने अपनी जेब से उसी सिंबल को निकाला और टेबल पर उसके सामने रखते हुए कहा, मुझे बता, क्या ये इसी शॉप में बना है? मैनेजर उस सिंबल को उठाकर ध्यान से देखने लगा। वो सिंबल को उलट कर देख रहा था और उसे अच्छे से देखने के बाद उसने सिंबल को टेबल पर रखते हुए जगवार से कहा, सर ये तो काफ़ी पुराना है और ये डिज़ाइन भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लगता है बहुत सालों पहले ही किसी ने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया था। मैनेजर अभी बोल ही रहा था कितने में ही जगवार ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मुझे ये बता, जो मैं चाहना चाहता हूँ, मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं बैठा हूँ, उसकी डिटेल निकाल कर बता।
क्या ये इसी शॉप में बना है, और अगर ये शॉप में बना है तो किसके स्पेशल ऑर्डर पर बनाया गया है, मुझे इसका नाम चाहिए। मैनेजर ने डरते हुए ओके सर कहा और अपने लैपटॉप को ऑन करके चेक करने लगा। कुछ देर तक लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते रहने के बाद मैनेजर ने जगवार को देखा और डरते हुए कहा, सर इस सिंबल के हॉलमार्क से तो पता चल रहा है कि इसी शॉप की किसी ब्रांच में बना है, पर लैपटॉप में 2015 के बाद का डाटा है, उसके पहले का डाटा नहीं है। जगवार ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, तो 2015 से पहले का डाटा कहाँ गया। मैनेजर जल्दी से पीछे हो गए और कहा, सर डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 से हुई है। सारा डाटा कंप्यूटराइज 2015 से हुआ है, उससे पहले का डाटा पेपर वर्क में होता था। ये सुनकर जगवार ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। वो खड़ा हुआ और अपनी आंखों पर ब्लैक शेड चढ़ाकर उसने मैनेजर से कहा, मुझे नहीं पता तो ये काम कैसे करेगा। मैं तुझे 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जिसके कहने पर उसे बनाया गया था। मैनेजर ने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जगवार मैनेजर के केबिन से निकलकर शॉप से बाहर जाने लगा। उसका स्टाइल और उसका ऑरा दोनों ही एक हीरो जैसा था। वो अपनी धुन में शॉप से निकला कि तभी अचानक से एक लड़की उसके सामने आ गई और वो लड़की जगवार की स्ट्रांग बॉडी से टकराकर गिरने लगी, पर तभी उसने जल्दी से लड़की को उसकी कमर से पकड़ लिया। वो लड़की उसकी बाहों में लटकी झूल रही थी। डर से उस लड़की ने अपनी आंखों को कसकर बंद किया हुआ था। वहीं जगवार ने उसे देखते हुए अपनी आंखों पर से शेड्स हटाया और खुद से कहा, हम खूबसूरत है। उस लड़की ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और जगवार को देखते हुए उसने अपनी दोनों आंखें तेजी से खोली, फिर खुद को उसकी बाहों में पाकर वो खुश होकर बोली, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो भी गिर ही जाती। फिर यहाँ खड़े सभी लोग मुझ पर जोर जोर से हंसते। उस लड़की की बात उसके चेहरे जितनी ही मासूम थी, गोल से सुंदर चेहरे पर उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें थी और उसके गुलाबी होठ जो तोते की भांति पटर पटर बोले जा रहे थे। जगवार की नजर उसके चेहरे पर ही अटक गई थी। उसने लड़की को देखते हुए उसे सही से खड़ा किया। वहीं लड़की को उसे थैंक्स बोलकर अंदर चली गई और जगवार उसे जाते हुए देखता रह गया। रात का समय विला में नीति ने खाना खा लिया था और वो अपने सामने रखी मेडिसिन को घूर घूर कर देख रही थी। अब्रम जो उसके सामने दोनों हाथ ट्राउजर की जेब में डाले खड़ा था, उसने नीति को देखते हुए कहा, टर्टल ये मेडिसिन देखने से अपने आप तुम्हारे पेट में नहीं जाएगी, इसे तुम्हें खुद ही खाना होगा। नीति ने उसकी तरफ देखा और मुंह बनाकर बोली, आप हमें जहर खाने के लिए दे दे, हम खुशी खुशी खा लेंगे, पर ये मेडिसिन हमसे नहीं खाई जाएगी, हम पक गए हैं इसे खाकर। नीति की इस बात पर अब्रम ने कहा, डोंट वरी, जहर भी दूंगा, पर पहले इसे खा लो। ये सुनते ही नीति अपनी आंखें बड़ी कर उसे घूर कर देखते हुए बोली, आप हमें जहर देंगे खाने के लिए। अब्रम ने बड़े आराम से कहा, टर्टल मैं तुम्हें जहर नहीं दे रहा, पर जब तुम खुद ही मांग रही हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस बात पर नीति सर हिलाते हुए बेचारगी से बोली, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अब्रम ने उसकी बात को इग्नोर कर उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, मेडिसिन खा लो, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनवाया है, उसे पीकर तुम्हारे मुंह का टेस्ट ठीक हो जाएगा। नीति ने कुछ नहीं कहा और उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर उसने टेबल पर रखी मेडिसिन को उठा लिया। उसने जैसे ही मेडिसिन अपने मुंह में रखी उसका मुंह का स्ट्रक्चर बदल गया। वहीं अब्रम उसे देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए कहा, नौटंकी बात टर्टल। नीति में जल्दी से मेडिसिन लेकर बोली, कहाँ है सूप, जल्दी लाइए वरना हम वॉमिटिंग कर देंगे। अब हमने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाई और उसे देखते हुए कहा, टर्टल तुम मुझे धमकी दे रही हो, अगर तुमने वॉमिटिंग की तो मैं तुम्हें बुलेगी के पिंजरे में बंद कर दूंगा। ये सुनते ही नीति डर गई और उसने अपना मुंह ठीक करते हुए मेडिसिन को अपने गले से नीचे उतारा। अब हमने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाई और उसे देखते हुए कहा, टर्टल तुम मुझे धमकी दे रही हो, अगर तुमने वॉमिटिंग की तो मैं तुम्हें बुलेगी के पिंजरे में बंद कर दूंगा। ये सुनते ही नीति डर गई और उसने अपना मुंह ठीक करते हुए मेडिसिन को अपने गले से नीचे उतारा और वो अब्रम को देखते हुए बोली, देखो हमने मेडिसिन अंदर ले ली है, प्लीज आप बार बार हमें बुलेगी के पिंजरे में डाल देके धमकी मत दिया करें, हमें आपके भाई से बहुत डर लगता है, वे आपके सहन के होंगे पर हमारे नहीं है। उसके बाद फिर अब्रम ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, टर्टल वो मेरा भाई नहीं है। नीति बोली, अरे ऐसे कैसे, वो आपका भाई नहीं है, आप नोटिस नहीं करते क्या, सबको 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 उनसे डर लगता है, पर आप नहीं डरते उससे। एक आप ही है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें देख सकती है और आप दोनों ही में कितनी सिमिलरिटी भी है, वो दहाड़ कर सबको डराता है और आप घूर कर वो लोगों को जिंदा खा जाते हैं और आप लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देती है और आप दोनों का नाम भी तो एक जैसा है, ब्लैकी और बीस्ट। अब बताइए आप दोनों कैसे भाई नहीं हुए। नीति ने जिस तरह से अब्रम और ब्लैकी के रिश्ते को एक्सप्लेन किया था उससे तो खुद अब्रम भी इस बात को नकार नहीं सकता था कि वो और ब्लैकी दोनों भाई नहीं है। वो नीति की बात पर अभी भी उसे घूर कर देख रहा था। वहीं नीति अभी भी पटर पटर बोले जा रही थी। तभी अब्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, टर्टल क्या तुम्हारे मुंह का स्वाद ठीक होगा क्या, अब तुम्हें सूप नहीं पीना। ये सुनते नीति को वापस से वो कड़वी दवाई याद आ गई और उसे अपने मुंह में एक अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। वो अपना मुंह बिचकाते हुए अब्रम से बोले, कहाँ है आपका सूप और कितना टाइम लगेगा आपकी सूप को आने में। इतनी देर में तो वो हमें वॉमिटिंग हो जाएगी। उसे देखकर अब्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, ड्रामेबाज टर्टल। वो रूम से निकलकर चला गया। नीतू उसे जाते हुए देखकर बोले, खड़ूस पागल बिल्ला। वहीं अब्रम रूम से निकलकर किचन की तरफ जा रहा था कि तभी उसे सामने से एक सर्वेंट आते हुए देखा। उसके हाथ में सूप था। उसके पास आ जाने पर अब्रम ने सर्वेंट से कहा, एक सूप बनाने में इतना टाइम लगता है। वो सर्वेंट अब्रम की आवाज सुनकर ही डर गया। उसने डर से अपने सिर को थोड़ा और नीचे झुका लिया और जल्दी से कहा, सॉरी बीस्ट। अब्रम ने उसे कुछ नहीं कहा और उसके हाथ से सूप लेकर अपने रूम में चला गया। उसने सूप के बाउल को नीति के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, टर्टल सूप पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नीति ने उसे एक नजर देखा और चुपचाप सूप पीने लगी। उसने जैसे स्पून को अपने मुंह में डाला वो आंखें बंद कर मुंह बनाते हुए बोली, क्या है ये, इतना गंदा टेस्ट, आज से पहले हमने इतना बेकार सूप कभी नहीं पिया। अब्रम जो
उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगा था। वो उसके चुप होते ही बोला, टर्टल हाउ डेयर यू, तुमने इसे बेकार कैसे कहा? तुम जानती हो ये सूप कितना हेल्दी होता है सेहत के लिए, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और तुम इसे बेकार कह रही हो। उसके मुँह से ये सुनकर नीति उसे घूरते हुए मन में बोली, गुस्सा तो ये ऐसे कर रहा है जैसे हमने सूप को नहीं इनकी दिलरुबा को बेकार कह दिया हो। वहीं अब्राहम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, चुपचाप इस सूप को खत्म करो, नहीं तो मैं तुम्हें करेले का जूस पिलाऊंगा। ये सुन नीति आंखें चढ़ाते हुए बोली, अरे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं आप हमसे? ये सूप क्या कम है जो आप करेले का जूस पिलाकर हमें मार ही डालना चाहते हैं? नीति को अपनी बात का जवाब देते देखकर अब्राहम ने उसे डराते हुए कहा, टर्टल बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, लगता है इसे काटकर ब्लैकी को खिलाना ही पड़ेगा। इस पर नीति ने जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने मुंह से अब हाथों से अपने मुंह को ढक लिया और नाम में गर्दन हिलाने लगी। ये देखकर अब्राहम ने कहा, ये बार बार अपनी गर्दन क्यों हिला रही हो? इस बार तो तुम्हारी जुबान ब्लैकी का ब्रेकफास्ट बनकर ही रहेगी। नीति जल्दी से अपने मुंह पर हाथ को हटाते हुए बोली, नहीं प्लीज, अब हम चुप रहेंगे, हम आपके भी कोई भी बात का जवाब नहीं देंगे, पर प्लीज आप हमारी जुबान को मत काटना वरना हम गूंगे हो जाएंगे। पता नहीं हम गूंगे होकर कैसे लगेंगे। अब्राहम ने उसे देखते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा, तुम्हारी जुबान कट जाएगी तो तुम खुद ही देख लेना। ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने पास से देखकर नीति उठकर भागने लगी, पर तभी अब्राहम ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस अपनी जगह पर बिठाते हुए कहा, चुपचाप इस सूप को खत्म करो, नहीं तो मैं सच में तुम्हारी जुबान काट कर ब्लैकी को खिला दूंगा। नीति उसकी धमकी सुनकर डर गई। वो चुपचाप नीचे बैठकर सूप पीने लगी। वहीं शीला ने किचन से निकलते हुए वसुंधरा को कॉल किया और कॉल रिसीव होते ही उसने कॉल पर वसुंधरा से कहा, मैम साहब मैंने काम कर दिया है, महीनों बाद आज फिर से सब बीस्ट का क्रूर रूप देखेंगे। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से वसुंधरा स्माइल करते हुए बोली, गुड शीला, अभी तुम्हें और भी काम करना है इसलिए किसी की नज़र में मत आना। शीला ने सरकास्टिकली स्माइल करते हुए कहा, ओके मैम साहब। ये कहकर शीला ने कॉल कट कर दिया और साथ ही मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए खुद से बोले, नीति बहुत खुश है ना? तो बीस्ट की बीवी बनकर अब देखना, जब बीस्ट खुद को तेरे सामने टॉर्चर करेंगी तो तेरे होश उड़ जाएंगे और इस बार तो बीस्ट को बचा भी नहीं पाएगी, क्योंकि इस बार मैंने सिंगल नहीं डबल डोज दिया है। सूप पीते ही बीस्ट खूंखार बन जाएंगे, उनके सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाएगी, वो इतने कमजोर हो जाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा वो क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो इस बार वे अपनी जान ही ले ले। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई और वो अपनी साड़ी के पल्लू को हवा में घुमाते हुए मटकते हुए विला से बाहर सर्वेंट क्वार्टर में रहने चली गई। वहीं रूम में नीति ने पूरा सूप पीकर खाली बाउल को टेबल पर रखते हुए कहा, हमने सूप पी लिया है। अब्राहम उसके सामने खड़ा उसे ही देख रहा था। उसने नीति की बात पर कहा, गुड, अब जाकर सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है तो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। नीति ने खामोशी से अपना सिर हिलाया और चुपचाप बेड पर जाकर लेट गई। अब्राहम ने उसे ब्लैंकेट से ढका और प्यार से उसका सिर सहलाकर स्टडी रूम में चला गया। अब्राहम के रूम से निकलने के 5 मिनट बाद ही नीति के माथे पर सिलवटें उभर आई और वो बेचैन होने लगी। उसे तो अभी सही से नींद भी नहीं आई थी कि तभी सबके सिर में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। नीति को ऐसा पहली बार लग रहा था। उसने झट से अपनी आंखें खोली और अपने नाखूनों से अपनी बाहों को खुरसते हुए बोली, ये हमें क्या हो रहा है? हमें इतना अजीब क्यों लग रहा है? इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ये कैसी बेचैनी? क्या करें हम? वो बेड से अपने शरीर को नोचते हुए उठी और रूम में चलने लगी। उसे इतनी बेचैनी हो रही थी कि उसका शरीर पसीने से भीग गया था। तभी वह टेबल से टकरा गई और उसके घुटने में चोट लग गई। उस चोट ने नीति को दर्द नहीं दिया बल्कि उस चोट में नीति को सुकून महसूस हो रहा था। नीति को चोट अच्छी लग रही थी। बेचैनी और घबराहट से हटकर उसका ध्यान अब चोट पर गया और वो सोचते हुए खुद से बोली, चोट लगने से तो हमें दर्द होना चाहिए, फिर हमें ये चोट अच्छी क्यों लग रही है? क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या करें हम? हमें बागड़ बिल्ले से बात करनी होगी। और रूम से निकलकर स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। वो बिहार आधा रास्ते ही गई थी तभी उसकी बेचैनी और घबराहट और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे और तभी उसने गुस्से में वहां रखे फ्लावर पॉट को उठाकर पटक दिया। वो सारे 100 पीसेस को एक एक कर उठाकर फ्लोर पर पटकने लगी। वहीं स्टडी रूम में काम कर रहे अब्राहम के कानों में जैसे ही कुछ टूटने की आवाज आ गई। उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसी आवाज है? बाहर क्या हो क्या रहा है? अब्राहम उठकर दरवाजे के पास आया कि तभी किसी चीज की जोर से गिरने की आवाज आई। आवाज सुनते ही अब्राहम तेज कदमों से हॉल में आया और हॉल का नजारा देखकर हैरान रह गया। नीति ने हॉल में तबाही मचा दी थी। वो सभी चीजों को उठा उठा कर फेंक रही थी। देखकर अब्राहम हैरान और परेशान नजरों से उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे हो क्या गया है, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। आवाज सुनकर अब तक टाइगर, पाइथन और जगुआर वो तीनों भी अपने रूम से निकलकर हॉल में आ गए थे। जैसे ही उन्होंने नीति को देखा तो वो लोग भी हैरान रह गए। टाइगर ने नीति को देखते हुए हैरानी के साथ कहा, ये क्वीन को क्या हो गया है? वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? उसका साथ देते हुए टाइगर ने कहा, शाम तक तो वो ठीक थी, मैं खुद आज उनसे मिला था, उनसे बात की, पर अभी उन्हें क्या हो गया? वहीं पाइथन ने नीति पर नजर गड़ा हुए ही और उसकी हरकतों को देखते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके ऊपर गांव वाली पिशाचनी का साया आ गया है? उसकी बात पर टाइगर ने उसे घूर कर देखा और बोला, अबे भूल गया क्या? पिशाचनी एक अफवाह, रियल में कोई भूत प्रेत पिशाचनी नहीं होती, समझा? इस पर पाइथन ने कहा, अच्छा तो आप ही बताइए कि इनको हुआ क्या है? वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है जैसे उनके ऊपर भूत चढ़ गया है? उसकी बात पर टाइगर के पास कोई जवाब नहीं था। वे उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने तिरछी नजरों से अब्राहम को देखा जो नीति को अजीब तरह से देख रहा था। अब्राहम ने भी नीति को देखते हुए मन में कहा, व्हाट आर यू डूइंग टर्टल? तुम्हें हो क्या गया? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? नीति सच में बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह सभी चीजों को उठा उठा कर फेंक रही थी। उसने डाइनिंग टेबल पर भी सारे बर्तनों को नीचे फेंक दिया था। उसे इतना वियर्ड बिहेव करते देखकर
वो सभी हैरान थे। तभी अभ्रम ने देखा नीति एक टूटे हुए कांच पर पैर रखने वाली है। ये देखकर वो तेजी से उसके पास गया और उसे पीछे से ही अपनी बाहों में उठा लिया। उसने नीति को सोफे पर बैठाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, टर्टल क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? उसके पूछने पर विनीति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे अपना हाथ छुड़वाकर खुद को चांटे मारने लगी। ये देखकर अभ्रम की आंखें बड़ी हो गई और उसने जल्दी से नीति को दोनों हाथों को पकड़कर उसकी कमर से लगा दिया और वो गुस्से में उससे कहा, टर्टल ये तुम क्या कर रही हो? तुम खुद को हर्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस पर नीति ने कहा, हाँ हमें नहीं पता हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर हमें ये करके अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अजीब लग रहा है, हमें घबराहट हो रही है, हमें डर लग रहा है। प्लीज हमारा हाथ छोड़ दीजिए, हमें डर लग रहा है। नीति रोनी आवाज में बोल रही थी। उसकी बात सुनकर अभ्रम हैरान था। वो उसकी बात पर कुछ जवाब देता उससे पहले नीति ने अपने सिर से उसके सिर पर मारा। अभ्रम इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए नीति के अटैक करते हुए पीछे की तरफ गिर गया और नीति जल्दी से उठकर वहां से भाग गई। ये देखकर टाइगर, पाइथन, जैगुआर तीनों हैरान रह गए। अभ्रम जल्दी से उठकर नीति के पीछे जाते हुए बोला, डॉक्टर को बुलाओ। टाइगर अपना फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करने लगा। वहीं पाइथन और जैगुआर अभ्रम के पीछे नीति को ढूंढने चले गए। नीति विला के पीछे वाले हिस्से में भाग कर आ गई। अभ्रम भी उसके पीछे पीछे ही विला के पीछे वाले हिस्से में आ गया। नीति एक पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। वो बार बार चीजों को उठा उठाकर अभ्रम के ऊपर फेंक रही थी। अभ्रम उसके वार से बचते हुए नीति को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसके पहुंच से दूर जा रही थी। तभी पाइथन और जगुआर दोनों ही नीति के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्हें अपना रास्ता रोके देखकर नीति उन्हें घूरने लगी। तभी अभ्रम ने उससे कहा, स्टॉप टर्टल, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये सुन नीति उसकी तरफ देखकर बोली, आप हमारे पास क्यों आएंगे बागड़ बिल्ले? अच्छा तो आप हमें समझ सजा देने आ रहे? इस पर अभ्रम ने उसे समझाते हुए कहा, देखो टर्टल मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। तुम बस अपनी जगह पर खड़ी रहो, तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें अभ्रम की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि नीति उसे बीच में रोकते हुए बोली, देखो हमारे पास मत आना वरना हम तुम्हें मारेंगे। देखो हम बोल रहे हैं, हम तुम्हें मारेंगे, वहीं खड़े रहो, हमारे पास मत आओ। हमें तुम सबसे डर लग रहा है। अभ्रम ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसे समझाते हुए कहा, डर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ में हूँ मैं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नीति उसकी बात पर मुंह बनाकर वो ऐसी आवाज में बोली, आपको इसलिए तो डर लग रहा है। तभी जगवार ने कहा कि वीन, आपको बीस्ट से डरने की जरूरत नहीं, बीस्ट तो आपका ख्याल रखते हैं। जगवार की बात सुनकर नीति ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वही तो हमें हमें टॉर्चर करते हैं। क्या तुमने देखा नहीं था? तुम सब झूठ बोलते हो। हमें किसी से बात नहीं करनी, तुम सब जाओ यहाँ से, हमें अकेला रहना है। उसे देखते हुए पाइथन जैसे ही कुछ बोलने को आके तभी नीति ने इधर उधर देखते ही वहां पड़े एक डंडे को उठा लिया। उस डंडे को उन्हें दिखाते हुए बोली, हमसे दूर रहो वरना हम तुम सबको मारेंगे। ये देखकर अभ्रम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से उसके टर्टल को हो क्या गया। वो क्यों ऐसे बिहेव करने लगी। एक वो तो रात थी इसलिए अंधेरा और भी ज्यादा था। मुश्किल से सब दिखाई दे रहा था। और हमने जगुआर और पाइथन को देखा और उन्हें आंखों से कुछ इशारा किया। दोनों ने उसका इशारा समझते ही धीरे से अपना सिर हिला दिया। जगुआर और पाइथन दोनों ही नीति को अपनी बातों में फंसाने लगे और अब्रम धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। जैसे ही वो उसके थोड़ा करीब पहुंचा, नीति को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। वो बुढ़ी और अब्रम को अपने सामने देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अब्रम के डर से अपनी हाथों में पकड़ा डंडा जोर से उसके सिर पर मारा, पर तभी अब्रम ने उसके डंडे को अपने एक हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। ये देखकर नीति ने अपनी पूरी ताकत लगाकर डंडा पीछे खींचने लगी, पर वो डंडा खींच नहीं पाई। इसलिए वो डंडा छोड़कर पीछे के रास्ते से गार्डन में भाग गई। उस रात में गार्डन में जाते देखकर अब्रम ने तेज आवाज में कहा, जगुआर पाइथन उसके पीछे जाओ, ढूंढो उसे। दोनों तेजी की से नीति के पीछे भागे, पर जैसे भी दोनों गार्डन में आए तो उन्होंने नीति कहीं नहीं दिखी। वो उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गई थी। गार्डन में ज्यादा रोशनी नहीं थी और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। अब्रम भी गार्डन में आया और इतना अंधेरा देखकर वो चौंक गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन करके नीति को ढूंढने लगा। ये देखकर जगुआर और पाइथन दोनों ने अपना फोन निकाला और फोन की फ्लैश लाइट में नीति को ढूंढने लगी। वो उसे आवाज देते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर नीति उस अंधेरे में कहीं गुम हो गई थी। उसे न मिलते देखकर अब्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच कर कहा, टर्टल वेयर आर यू, कहाँ चली गई तुम? टर्टल सामने आओ, तुम्हें हुआ क्या है? क्यों तुम अचानक से ऐसे बिहेव करने लगी? तुमने खुद को कोई नुकसान पहुंचाया तो नहीं? तुम ऐसा नहीं कर सकती। टर्टल कहाँ हो तुम? खुद से बात करते हुए अब्रम की नजर नीति को इधर उधर ढूंढ रही थी और उसके कदम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी फ्लैश लाइट की रोशनी में नीति की ड्रेस का एक छोटा सा टूटा पेड़ के खांचे में लटका हुआ दिखा। ये देखकर उसकी आईब्रो तन गई और उसने फ्लैश लाइट की रोशनी को पेड़ की जड़ से लेकर धीरे धीरे इसकी शाखा तक ले गया। जैसे उसने पेड़ की टहनी पर नीति को बैठे देखा तो वह हैरान रह गया। नीति पेड़ की टहनी पर बैठी हंसे जा रही थी और बार बार अपने पैरों को हिला रही थी। ये देखकर अब्रम उसके लिए घबरा गया और उसने जल्दी से कहा, टर्टल तुम हिलो मत, तुम गिर जाओगी, शांति से बैठो, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ऐसे नीति बोली, बागड़ बिल्ले अगर तुम हमारे पास आए तो हम यहाँ से कूद जाएंगे। ये बोलकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगी। उसकी बात सुनकर अब्रम ने आगे बढ़ते कदम रुक गई। वो बेचारगी से नीति को देखने लगा जो पागलों की तरह हरकतें कर रही थी और जोर से हंस रही थी। तभी वहां जगुआर और पाइथन दोनों आ गए। जब दोनों ने नीति को पेड़ पर बैठे देखा तो वे भी हैरान रह गए। उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और पाइथन ने पेड़ की ऊंचाई देखकर कहा, किविन खुद को से इतनी ऊंचे पेड़ पर चढ़ कैसे गई? उसकी बात पर जगुआर ने गुस्से से कहा, यह बात तो किविन के नीचे आने के बाद उनसे पूछ लेना, पर पहले उन्हें नीचे लाने के बारे में सोच। पाइथन ने उसे घूर कर देखा और नीति को देखते हुए कहा, किविन
जिस तरह से बर्ताव कर रही है उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर कोई भूत चढ़ गया। इस बात पर जैगवार ने उसे गुस्से में देखा और फिर नीति को देखा, जो अभी भी पेड़ पर बैठी ऊँट ऊँट पटांग हरकतें करते हुए जोर-जोर से हँसे जा रही थी। उसके बाल अब उसके चेहरे पर बिखर गए थे, उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। नीति के इस रूप को देखकर जैगवार ने डर का घूंट अपने गले से नीचे उतारा और धीरे से कहा, "तू सही कह रहा है, पाइथन लगता है कि इन पर किसी आत्मा का साया चढ़ गया है।" अबरम दोनों से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसने दोनों की बात सुनी और उनकी बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो पीछे मुड़ा और दोनों को अपनी काली खूंखार आंखों से देखते हुए कहा, "अपनी बकवास बंद करो और जाकर सीढ़ी लेकर आओ।" उसकी डांट ने दोनों को इतना डरा दिया कि वे दोनों एक सेकंड भी वहां और नहीं रुके और सीढ़ी लेने चले गए। उनके जाते ही अबरम ने नीति को समझाते हुए आराम से कहा, "देखो टर्टल, नीचे आ जाओ, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी।" उसे देखकर नीति स्माइल करते हुए बोली, "चोट तो हमें अच्छी लग रही, देखो हमें यहाँ चोट लगी, यहाँ यहाँ चोट लगी, पर हमें दर्द नहीं हो रहा, बल्कि हमें अच्छा लग रहा है।" ये कहते हुए उसने अपनी सारी चोटें अबरम को दिखाई। वहीं उसकी बात सुनकर अबरम फिर से हैरान रह गया। टर्टल ये क्या कर रही है? चोट उसे अच्छी लग रही है, पर क्यों? ऐसा तो सिर्फ उसके साथ ही होता है, चोट लगने पर दर्द तो उसे नहीं होता था, फिर ये आज टर्टल के साथ क्यों हुआ? उसे क्यों उसके लिए उसके जैसा फील हो रहा है? अबरम नीति को देखते हुए मन ही मन खुद से बात कर रहा था। तभी नीति ने फिर से कहा, "आप हमें टर्टल क्यों कहते हैं? क्या आपको हम जानवर लगते हैं? जानवर तो आप है, आप ये बोल। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी ने अबरम का ध्यान उसकी ओर खींच लिया। तभी हंसते हुए नीति का बैलेंस बिगड़ा और वो अचानक पेड़ की टहनी से नीचे गिर गई। उसे नीचे गिरते देखकर अबरम हवा की तेजी से आगे बढ़ा और नीति को अपनी बाहों में थाम लिया। नीति पेड़ की टहनी से सीधा उसकी बाहों में गिरी थी। उसने खुद को अबरम की बाहों में देखकर हंसते हुए कहा, "बाकड़ बिल्ले, तुम तो बड़े चालाक निकले, तुमने हमें गिरने से बचा लिया।" अबरम ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे अपनी बाहों में उठाए हुए ही अंदर जाने लगा। वहीं नीति उसकी बाहों में छटपटाते हुए उसके सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, "छोड़ो हमें बिलोटे, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे।" "हमने कहा छोड़ो हमें, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, छोड़ो हमें खड़ूस आदमी।" नीति चिल्ला रही थी, पर अबरम पर उसके किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो चुपचाप नीति को मजबूती से पकड़े हुए उसे लेकर चले जा रहा था। ये देखकर नीति ने गुस्से में अबरम की गर्दन पर अपने चूहे जैसे छोटे नुकीले दांतों को गड़ा दिया। नीति ने उस पूरे फोर्स के साथ काटा था। उसके काटने से अबरम को दर्द हो रहा था। उसकी आंखें और चेहरा दोनों अचानक से पत्थर की तरह कठोर हो गए और उसने अपने दांत को पीसते हुए नीति को और कसकर पकड़ लिया। वो दर्द को बर्दाश्त कर उसे लेकर विला के अंदर आ गया। तभी नीति ने सिर उठाकर उसे देखा और गुस्से में बोली, "छोड़ो हमें, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? हमने कहा छोड़ो हमें।" उसके बार बार कहने पर भी अबरम ने उसे नहीं छोड़ा और उसे लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी नीति ने डाइनिंग टेबल के पास जाते हुए अपना एक हाथ बढ़ाकर फुटबॉल में रखा चाकू उठा लिया और चाकू से अबरम के ऊपर वार किया। अबरम ने सोचा भी नहीं था कि नीति उस पर चाकू से वार करेगी, इसलिए वे उसके वार से बच नहीं पाया और उसकी बाह पर एक गहरा कट लग गया। ये देखकर कुछ सेकंड के लिए अबरम की पकड़ उस पर ढीली हो गई। इसी का फायदा उठाकर नीति उसकी गोद से उतरकर भागने लगी। अबरम ने अपने जख्मों को गिनकर नीति को देखा तो उसके हाथ में चाकू देखकर उसने खुद से कहा, "टर्टल, कहीं खुद को हर्ट ना कर ले, मुझे उसे रोकना होगा।" ये कहते वो भी उसके पीछे भागा। नीति भागते हुए अपने रूम में आ गई थी। अबरम भी उसके पीछे रूम में आया और रूम को जाते ही उसने जल्दी से रूम के डोर को अंदर से लॉक कर दिया। ये देखकर नीति उसे धमकी देते हुए बोली, "दरवाजा खोलो, वरना हम ना इससे खुद को मार डालेंगे।" सुनते ही अबरम की आंखें बड़ी हो गई और उसने गुस्से में दांत पीस कर कहा, "टर्टल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम क्या कह रही हो?" नीति बोली, "हमने कहा हम खुद को मार डालेंगे, आप दरवाजा खोलिए।" अब हमने उसके पास जाते हुए कहा, "मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा।" उसकी जिद देखकर नीति को गुस्सा आ गया और उसने अबरम की आंखों में देखते हुए चाकू को अपने दूसरे हाथ की खिलाई पर रख लिया। ये देखकर अबरम मुझसे घूरते हुए बोला, "डोंट डू दिस टर्टल, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।" नीति ने कहा, हम जिंदा रहेंगे तभी आप हमें सजा देंगे ना, इसलिए आज हम खुद को ही मार डालेंगे।" ये कहकर वो जैसे ही अपनी कलाई काटने को हुई कि तभी अबरम तेजी से आगे बढ़ा। उसे अपने पास आते देखकर नीति ने चाकू एकदम से अबरम के सामने कर दिया और उसके हाथ में पकड़ा चाकू अबरम के सीने में उतर गया। अबरम के माथे पर हल्की सी सिकन आई तो वही नीति उसे देखकर हैरान रह गई। उसने जल्दी से चाकू छोड़ दिया और पीछे हटते हुए दीवार में लग गई। अबरम ने उसकी आंखों में देखते हुए अपने सीने में घुसे चाकू को बाहर निकाला और चाकू फेंक कर वो नीति के पास जाने लगा। उसे अपने पास आते देखकर नीति फिर से भागने लगी, पर तभी अबरम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचा। नीति खुद को संभाल नहीं पाई और उसके सीने से टकरा गई। अबरम ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। नीति उसकी बाहों में छटपटा रही थी, पर अबरम ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसे पकड़े खड़ा रहा। जब नीति का छटपटाना बंद नहीं हुआ तो अबरम ने उसे बेड पर धकेल दिया। वो जैसे ही उठने लगी तभी अबरम ने उसके ऊपर आते हुए उसके दोनों हाथों को मजबूती से अपने हाथों में जकड़ लिया। नीति अभी भी उससे स्ट्रगल कर रही थी। देखकर अबरम ने उससे कहा, "टर्टल, बिहेव योरसेल्फ, तुम जितना जोर लगाओगे मैं इतनी ताकत लगाऊंगा। अच्छा होगा तुम शांत हो जाओ।" नीति रुआसी आवाज में बोली, "हमें बहुत अजीब लग रहा है, हम क्या करें? आप दूर हटिए हमसे।" अबरम उसकी बात सुनते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में उसे दर्द नजर आ रहा था। उसके चेहरे को देखकर वह समझ रहा था कि वह अंदर ही अंदर कितना तड़प रही है। तभी अबरम ने उसे देखते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, "मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा टर्टल, तुम ठीक हो जाओगी। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।" तभी दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आई। टाइगर, पाइथन और जैगुआर तीनों ही डॉक्टर के साथ उसके रूम के बाहर खड़े थे। टाइगर ने डोर पर नॉक करते हुए कहा, "बेस्ट, डॉक्टर आ गए।" ये सुनकर अबरम ने नीति के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और प्यार से उसके गाल पर एक हाथ रखकर कहा, "तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी
टर्टल। ये कहकर उसने बेड पर पड़ा नीति का दुपट्टा उठाया और दुपट्टे से उसके दोनों हाथों को बांध दिया। ये देखकर नीति छिटपटाने लगी, पर अब्रम ने उसे नहीं छोड़ा। उसने नीति के हाथ को बांधकर उसके दुपट्टे के दूसरे सिरे को बेड से बांध दिया। नीति को देखते हुए वो पीछे हटा और डोर ओपन कर दिया। जैसे ही उन लोगों ने अब्रम को देखा, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब्रम के हाथ और सीने से खून बह रहा था। जख्म बहुत गहरा था, इससे खून भी ज्यादा गहरा था। उसके सिर से खून बहता देखकर टाइगर और जगुआर दोनों ने जल्दी से कहा, बीस्ट आप ठीक है ना? आपको इतनी चोटें कैसी लगी? अब्रम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और टाइगर डॉक्टर से कहा, चेक कर। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा और साइड से निकलकर अंदर आ गया। उसने जब नीति को बेड से बंधे देखा तो डॉक्टर भी हैरान रह गया। उसने डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारा और नीति के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करने लगा। नीति उसके कंट्रोल में नहीं आ रही थी, इसलिए डॉक्टर ने सबसे पहले उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन के लगते ही नीति गहरी नींद में सो गई और फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लगा। वहीं अब्रम नीति को देखते हुए एक दीवार से सटकर खड़ा हो गया और उसे देखते हुए सोचने लगा। वहीं जगुआर, टाइगर और पाइथन वो तीनों ही रूम की हालत और अब्रम नीति को देखकर हैरान थे। नीति के कपड़ों पर भी खून ही खून लगा था, तो वहीं अब्रम के शरीर पर लगे जख्मों को से खून बह रहा था। तभी टाइगर की नजर बेड के पास पड़े चाकू पर गई। चाकू पर लगा खून देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि वहां क्या हुआ होगा और तभी उसने धीरे से कहा, क्या कीवी ने चाकू पर बीस्ट पर अटैक किया है? जगुआर उसके बगल ही खड़ा था, इसलिए उसने टाइगर की बात सुन ली और चौंकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तूने? क्या सच में क्वीन ने बीस्ट पर अटैक किया है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।